हाय गाइस। आज हम दूसरी बुक पढ़ेंगे भाई। आज हम पढ़ेंगे दीवार में खिड़की रहती थी। यार ये मैंने बहुत एक इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छे वो है होस्ट, उन्होंने बताई थी। उनका शायद एक पॉडकास्ट भी है। मेरे को बहुत उनकी बुक्स रिकमेंडेशन देते हैं वो, पर मुझे भी याद ही नहीं भाई उनका नाम क्या है। याद तो होना चाहिए भाई कि कम से कम भाई एक वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम भाई तुम लोग देख रहे हो तो भाई मुझे कम से कम नाम पता कर लेना चाहिए। पर फिर भी यार मैं आलसी बहुत ज़्यादा हूँ। तो ये बुक हम ट्राई करेंगे, चैलेंज लेंगे टू कंप्लीट दिस बुक इन दिस नाइट, इन वन नाइट। ओके। मैंने बहुत ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं ली है, ओके मीडियम साइज लेगी भाई। बहुत मोटी तो पढ़ ही नहीं पाता क्योंकि कल फिर कहीं मुझे जाना भी है, तो इतनी लेते कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 11:17 हो रहे हैं। देखते हैं मैं इसको कितनी देर में ख़त्म कर पाता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपना एक हाईलाइटर भी रख लेते हैं भाई। हाईलाइटर रख लेते हैं, कुछ भी अच्छा लगेगा मार्क कर लेंगे। तो यार मैंने सुना है कि ना एक सेल्फ हेल्प बुक से बहुत अच्छी रहती है अपनी फिक्शन किताब, वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये मैंने सुना है। चलो स्टार्ट करते हैं यार। अब मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगा, बट फ्रेम में रहने का ट्राई करूँगा और फ्रेम के साथ फैमिलियर रहने का ट्राई करूँगा। क्या कैमरे के साथ मैं बात करना सीख जाऊँ, उससे अच्छी तरह चैटिंग करना सीख जाऊँ, मेरे महबूब की तरह मुझसे बात करना सीख जाऊँ। इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ओके ब्रो, ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। ओके। दीवार में एक खिड़की रहती थी। मैं इतनी अच्छी तरह बोलूँगा तुम्हें भी समझ आएगा। ठीक है, हम सारी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, मुंह में पेंसिल भी चबा के कि ओ हो ये बुक पत्नी के लिए लिखी गई है। उपन्यास में पहले एक कविता रहती थी। अच्छी। अनगिन से निकलकर एक तारा था। एक तारा अनगिन से बाहर कैसे निकलता था। अनगिन से अलग होकर अकेला एक पहला था कुछ देर। हवा का झोंका जो आया था वह भी था अनगिन हवा के झोंकों का। पहला झोंका कुछ देर। अनगिन से निकलकर एक लहर भी पहली बस कुछ पल। अनगिन का अकेला, अनगिन अकेले अनगिन, अनगिन से अकेली एक संगीन जीवन भर। पता नहीं भाई क्या बोला इन लोगों ने, कुछ समझ नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। फिर भी हाथ आगे आगे निकालता जाता था और पीछे हाथ की खाली जगह छुटती जाती थी। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा से था में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता, पर निकला हुआ जरूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त का प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था जिसमें जो जिस रंग का था वह रंग साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई है और हाथ मुंह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ और तरोताज़ा हो सकेंगे। बीच बीच में महीने सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात रही हो। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनके मूछें उनके शरीर के रंग में से मिलती जुलती होकर स्पष्ट नहीं दिखती थी। रघुवर प्रसाद 22-23 बरस के थे। 22-23, मैं भी भाई 22 का हूँ। 22-23 बरस के थे भाई। अपने अपने बारे में बात हो रही है, जैनजी लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, काले रंग के बाद भी और भी काली और बड़ी बड़ी काली आंखों के कारण वह सुंदर लगते थे। आज के दिन आज की चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई दे रही थी। चिड़िया
खिचड़ी से जो पेड़ दिख रहे थे खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वह आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। नॉर्मल जैसा हम आज की जरा देखते हैं वैसे दिख रहे थे, वो कोई अलग नहीं था। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वह आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज भी आज आज की था आज की थी। पेड़ आज का पेड़ था, जैसे सब पेड़ों की थी। नहीं कहा था मैं। आम के पेड़ों की पत्ती आज हरी थी, जैसे सब पेड़ों की थी। आम में बोरा आ गई थी। पेड़ बोर से लदे थे। बोर के गंध से सांस खींचने से मन को चक्कर आ जाता था। पेड़ में इतनी बोर लगी थी कि जितनी बोर निकलनी थी सब निकल गई। जिन्हें अगले वर्ष निकलना था धोखे से इस वर्ष निकल गई थी। इतनी बोर निकल गई थी भाई। बोर शायद आम को कहते हैं, आम का पेड़ है तो, या फिर उसकी जो वो कहते हैं हम, जो हरी हरी होती कच्चा आम जिसको कहते हैं। खिड़की से पड़ोस की 6-7 साल की लड़की से झांक कर कहा, एक आम का बोर तोड़ दो। लड़की खिड़की के नीचे रखी ईंट पर खड़ी थी। रघुनंदन प्रसाद के कमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने वहां ईंट जमाई थी। वो बहुत छोटे बच्चे थे, तब भी झांक नहीं पाते थे। काय के लिए? पूजा के लिए बाई मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर नींद सोने से होती है। दोनों चोटियों में काले फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटका हुआ था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं, बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई नहा ली है। अच्छा रुको। अब भाई मैंने एक चीज़ सीखी कि मैं बहुत अनकेयरफुलनेस से पढ़ता हूँ। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ देता हूँ बोर्ड को। मैं ये ट्राई करूँगा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ तो राइट पढ़ूँ, ठीक है, केयरफुलनेस से पढ़ूँ। इससे मेरे कुछ होगा नहीं होगा, पर एक मेरे अंदर केयरफुलनेस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलप करने की। वो चीज़ मेरी डेवलप हो जाएगी इस एक चीज़ से, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये चीज़ मैं डेवलप करूँ। ओके। ओके। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे आम के पेड़ों तक गए। रघुवीर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही होगी। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झांक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? रघुवर प्रसाद का वह एक छोटा कमरा था जिसमें झांक कर छोटे छोटे बच्चे अंदर उनके रास्ते देखते थे। जैसे वे बैठे होते तो उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते तो उनके सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेट जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता, अनेक उस गलत फोकस, उसके चाय बनाने के रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता। बच्चों के उस तरह देखने से रघुवर प्रसाद को फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से उनके कमरे की 4 दीवारी के अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा में उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे, उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बोर तक पहुंच रहा था। फिर भी वह उस बोर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। वह उछले और बोर की डाली टूटकर उनके हाथ में आ गई। पर एक आंख भींचकर वह नीचे बैठ गए। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। बोर का फूल झरकर आंख में चला गया। फुक्का मार दूं? रघु प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्रॉक के छोर को उंगली में गुरमेट कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूंका। फिर रघुवर प्रसाद के
बिल्कुल पास जाकर सास से गर्म फूंक के बांधे छोर को आग पर रखा। ऐसे 2-3 बार किया, बस ठीक हो गया, रघु प्रसाद ने कहा। ये रघु प्रसाद भाई बहुत ठरकी आदमी है, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। उनकी आंख लाल हो गई थी और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ में बोर की डाली लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंट दिखाई दी। ईंट मिट्टी से सनी थी। हाथों में एक एक ईंट उठाए रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंट ठीक से जमाई नहीं थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसलिए आधी ईंट अधिक थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसलिए आधी ईंट अधिक थी। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता तो ईंट पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंट को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे से झांका कि वह कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचे होगा। वे ढूंढ ढांड कर 2 ईंट और लाए। कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र पढ़ने का मन हुआ। शादी हुआ 12 दिन हो गए थे। शादी हुए 12 दिन हो गए थे। निमंत्रण पत्र छटिया के नीचे पेटी में था। पेटी निकालने के लिए वह नीचे झुके। उन्होंने सुना, गा में छोटे ऊ की मात्रा गुड़िया। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा। एक बच्चा और बच्ची दोनों की ऊंचाई बराबर थी। खिड़की के नीचे की चौखट तक दोनों की ठुड्डी थी। रघुवर दास प्रसाद ने उन्हें देखा तो दोनों मुस्कुराए, फिर दोनों हंसने लगे। उन्होंने हंसी सुनकर नीचे बैठी हुई गुड़िया नाम की लड़की की खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद ने उसे देखकर कहा, बा मैं छोटे ऊ की माता बुढ़िया। नहीं, गाँव में छोटे ऊ की मात्रा गुड़िया। नहीं, बा में छोटे ऊ की मात्रा बुढ़िया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। तभी तीनों बच्चे खिड़की से गायब हो गए। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गाँव लाए होंगे। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गाँव लाए होंगे। 1-2 दिन में यहाँ आ जाए। शादी के 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी। पिता ने पत्नी के जाने के 6 दिन बाद रघुवर प्रसाद से विदा कराने के लिए कहा था। विभागाध्यक्ष ने छुट्टी देने से मना कर दिया था। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता थे। पता नहीं व्याख्याता क्या होता है, व्याख्याता थे। यार मैं तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गया इस कैमरा के साथ थोड़ी टाइम में। और भाई के हाल चाल, सल्यूट मारूंगा एक को, मारूंगा 4, गिनूंगा 1, समझ गए। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता थे। 800 रुपये मिलते थे। महाविद्यालय इस 70,000 की आबादी वाली बस्ती से 8 किलोमीटर दूर था। इस बस्ती के सब तरफ के आखिरी मकान से लगे हुए खेत थे। बीच की बस्ती सबसे पुरानी थी। सभी आखिरी के मकान बाद के बने हुए थे। बस्ती के कुछ इधर उधर आखिरी के मकान भी पुराने बस्ती के समय के बने हुए थे। यह ऐसा शहर नहीं था जिसके आखिरी मकान के बाद गांव की पहली झोपड़ी शुरू होती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर 8 किलोमीटर तक फैले खेतों के बाद सबसे नज़दीक जोरा गांव था। शहर फैलते फूलते नजदीक के गांव तक पहुंचता तो गांव शहर का मोहल्ला बन जाता था। गांव का नाम मोहल्ले का नाम हो जाता था। जोरा गांव 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए जोरा गांव नाम का मोहल्ला नहीं बना था। वहीं यह विश्वविद्यालय था। पता नहीं भाई, मैंने इतना जल्दी पढ़ा, कुछ समझ ही नहीं आया। फोकस कैसे पढ़ेंगे भाई, फोकस के साथ। यह कपरेल छपरेल की
छत वाला लंबी बैरकनुमा दाऊ के बड़े बाड़े में था। लाइन से कमरे बिना, भाई मैं थोड़ा उठ के पढ़ रहा यार, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा इतना। बैरकनुमा दाऊ के बड़े में था। लाइन से कमरे बने थे। मिट्टी की 2 फुट मोटी दीवार थी। सामने एक लंबी दलान थी। दीवारें छुई मिट्टी से पुती थी। बरामदे में बड़े बड़े आले बने थे। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर था, इसलिए ट्रकें, टेम्पू, बसें जाया करती थी। विश्वविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी रहती थी। महाविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी रहती। 2-1 बैलगाड़ियों में बैल जूते होते। जमीन से टिकी बैलगाड़ियों के खुले बैल घास चरते हुए धीरे इधर उधर घूमते रहते। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय जाने के लिए आधा घंटा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हो जाते थे। उन्हें आजकल 3-4 दिन से महाविद्यालय की ओर जाता हुआ एक हाथी दिखाई दे जाता था। हाथी लौटते समय भी 1-2 बार दिखा था, जब हाथी की पीठ पर पेड़ की डाल लदी होती। इसे हाथी खुद सूंड से तोड़ता होगा। दाढ़ी और बड़े बालों वाला एक सुंदर युवा साधु हाथी पर बैठा रहता। साधु का रंग गेरुआ था। हाथी के माथे, सूंड और कान के कुछ हिस्से की खाल ललाई लिए हुई थी और उसमें काले छींटे सुंदर लगते थे। हाथी युवा था, खूबसूरत था, काला हाथी था। रघुवर प्रसाद ने मनी मन उनके एक हाथ को आगे बढ़ाकर चाहते हुए हाथी के रंग से उसके अपने रंग की तुलना की। ऐसे हाथी चाहता अपने रंग की तुलना की। हाथी की तुलना में उनका रंग साफ था। कभी कभी दिख गया काले सांवले मनुष्य के पश्चात किसी एक दिन पेड़ों से उन्होंने तुलना की होगी कि आम के पेड़ के शरीर का रंग बिही के पेड़ के शरीर के रंग से बहुत काला था। बिही के पेड़ का रंग गेरुआ चिकना था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा काला था। इसी तरह पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों से और उड़ते हुए पक्षियों से। यह सच था कि धरती में पेड़ों की पत्ती घास के कारण हरा रंग सबसे अधिक था। आकाश में नीला रंग अधिक था। खुली धरती पर होने के कारण यह सुविधा थी कि एक मुश्त बहुत सा आकाश दिख जाता था। सुबह शाम आकाश के स्थिर रंगीन होने के बाद भी हरा उड़ता रंग उड़ते हुए पत्तों के झुंड के कारण दिखाई देता था। 8-10 कौवों से बड़ा झुंड आकाश के दिखाई नहीं देता था। तोते सटे हुए एक हाथ उड़ते दिखाई देते थे। कौवे छितरे छितरे उड़ते दिखाई देते थे। सफेद बगुले भी छितरे छितरे उड़ते थे। कोयल पेड़ की डाली में छुपी छुपी दिखती थी। गिलहरी पेड़ पर अकेले नहीं दिखाई दी। आसपास दूसरी गिलहरियां होती या चिड़िया जरूर होती। तब यह तय नहीं कर पाते थे कि टिट टिट बोलती हुई गिलहरी है या चिड़िया। कभी लगता गिलहरी है, कभी लगता चिड़िया है। तालाब के किनारे के पेड़ पर बैठने वाली रंगीन लंबी चोंच वाली चिड़िया एक छोटी घंटी की तरह चहचहाती है और टुनटुनाती है। नींद आ गई।
चलो अब यहाँ बैठ के पढ़ेंगे थोड़ी देर। रघुवर प्रसाद को ऑटो का इंतजार करते हुए जब देर हो जाती और सामने से हाथी निकल रहा होता, तब उनका मन होता कि हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाते। हाथी पर बैठे साधु की नज़र रघुवर प्रसाद पर पड़ती थी। रघुवर प्रसाद कहते, मुझे ले चलोगे? तो हो सकता है साधु हाथी रोक देता। साधु नहीं रोकता तो हाथी खुद रुक जाता। रघुवर प्रसाद जहाँ ऑटो के लिए खड़े होते थे, वहाँ चाय की टपरिया दुकान थी। एक पान का ठेला था। यार ये थोड़ा ना मुझे बिहारी या फिर यूपी के अंदाज में लग रही है बुक, तो मैं उस अंदाज में पढ़ूंगा तो अच्छे से पढ़ी जाएगी। समझे क्या गाइस? साइकिल पंचर सुधारने की दुकान थी। इस दुकान के सामने गंदला पानी भरा गमेला था और वह रिम जकड़ने के स्टैंड से एक पंप टिका हुआ होता। चाय और पान की दुकान के सामने जमीन पर धसी हुई लकड़ी की 2 बेंचें थी। बेंच इतनी प्राकृतिक थी कि लगता था कि पेड़ पर बेंच की तरह उगी थी और काटकर इनके पायों को जमीन पर गाड़ दिया गया। ओके। रघुवर प्रसाद ऑटो का रास्ता देख रहे थे। दूर से रघुवर प्रसाद ने हाथी को आते देखा। रघुवर प्रसाद को लगा यहाँ खड़े होने से जैसे 4 ताड़ के पेड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े होने से हाथी भी दिखाई देता है। फर्क इतना था कि ताड़ के पेड़ वहीं खड़े होते जबकि हाथी आता दिखाई देता था। आता हुआ हाथी सामने रुक गया। साधु हाथी की पीठ पर बंधी रस्सियां के सहारे उतरा। रघुवर प्रसाद को लगा कि साधु पान की दुकान से तंबाकू चूना लेने आया हुआ या चाय की दुकान पर चाय पीने। वह साइकिल की दुकान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि हाथी के पैर की हवा निकल गई हो। हवा भरवाने की उसकी मंशा नहीं होगी। साधु तंबाकू मलता हुआ रघुवर प्रसाद के पास खड़ा हो गया। धीरे से उसने पूछा, ऑटो नहीं मिला? नहीं मिला, रघुवर प्रसाद ने भी धीरे से कहा। हाथी पर बैठेंगे? महाविद्यालय जाना है ना? हाथी पर ऑटो तो आता होगा, हड़बड़ाकर उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद को आशा नहीं थी कि वह हाथी पर बैठने को कहेंगे। आशा होती तो वह कुछ सोच लेते। सोचने के बाद शायद वह हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो जाते। उसने जाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें हाथी पर बैठ जाना चाहिए था। हाथी पर चढ़ने और उतरने का भय उन्हें हुआ जबकि वह चढ़ते उतरते नहीं थे। हाथी पर चढ़ने और उतरने का भय उन्हें हुआ जबकि वह चढ़े उतरे नहीं थे। उनको डर लगा, मतलब कभी चढ़े उतरे भी नहीं थे। उन्हें देर हो रही थी। इस देरी में बिना कारण के पान खाना चाहते थे। शायद पान बनते और खाते तक ऑटो ना मिलने की देरी ठहर जाती या बदल जाती। देरी नहीं जाती, देरी होने का थोड़ा एहसास चला जाता। एक काम के ना होने का एहसास दूसरे काम के कारण पर भुला दिया जाता है, चाहे दूसरा काम करने जैसा ना भी हो। पान खाने के बदले बैठ जाने का काम किया जा सकता था। बैठ जाना आत्मसमर्पण जैसा होता, सूझना जैसा नहीं होता, झूंझना जैसा नहीं होता। पैदल बढ़ जाना झूंझना जैसा हो सकता था, पर यह बेकार था। पान खाने की आदत नहीं थी। ऑटो के इंतजार करने के समय में ऑटो नहीं आ रहा था। पान खाने के समय ऑटो आ गया। पान खाना ऑटो पाने का एक टोटका हो सकता था। जुआ खेलना भी हो सकता था। अभी पान के ठेले वाला आदमी रघुवर प्रसाद को इस नज़र से नहीं देख रहा था कि रघुवर प्रसाद पान खाएंगे। आज पान खा लेंगे
तो कल से रोज रघुवर प्रसाद पान खाते हैं या नहीं की नजर से देखिएगा। आज पान खा लेंगे तो कल से रोज रघुवर प्रसाद पान खाते हैं। अब पान खाते हैं या नहीं की नजर से देखेगा। पर ऑटो रुका। बैठने की जगह नहीं थी। दो विद्यार्थी थे। गांव की औरतें टोकनी लेकर बैठे थी। झांक कर वह पीछे हट गए, नहीं बैठे। एक विद्यार्थी उनको देखकर उतरने को हुआ पर नहीं उतरा। उसे भी समय पर महाविद्यालय पहुंचना था। देर बाद उन्हें ऑटो मिला। वहां विद्यालय पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई। आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। रघुवर प्रसाद अच्छा पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांश समय उनकी पीठ विद्यार्थियों की तरफ रहती। पीठ घुमाए बोलते हुए तख्ते पर लिखते जाते। गणित होने के कारण विद्यार्थी सन खाए से शांत रहते। रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते थे। दोनों हाथ से लिखता था भाई लौटा। ओके, दोनों हाथ से लिखते थे। तख्ते पर बाएं हाथ से लिखना शुरू करते थे और मध्य पर पहुंचते पहुंचते दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर देते। वह दोनों हाथों से एक जैसा साफ लिखते थे। तख्ते के भर जाने के बाद वे किनारे हट जाते थे ताकि विद्यार्थी सवाल कॉपी पर उतार ले। बाएं हाथ की चौक लिखते लिखते घिस जाती या टूट जाती तो दाहिने हाथ में रखी सैगो चौक से लिखना शुरू कर देते थे। यह तत्काल होता था। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से उनका लिखना इस तरह होता था कि हाथ का बदलना पता नहीं चलता था। ओ मतलब ऐसे लिख रहे हो भाई, पता नहीं चला, दूसरा हाथ से लिखना स्टार्ट करते हो। वाह। नए विद्यार्थी को तब पता चलता था जब वह पुराने हो जाते थे। पुराने विद्यार्थी इतने आदी हो जाते थे कि नए को बतलाना भूल जाते थे। ओके, मतलब बहुत ज्यादा यूज्ड हो जाते थे। मुझे लगता है सबके लिए कॉमन है ये चीज, पर कुछ चीजें मुझे लगती है बहुत ज्यादा कॉमन है, पर इतनी कॉमन होती नहीं है गाइस। Sometimes things are looks very common but are common. विभागाध्यक्ष को भी बहुत बाद में पता चला था कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते हैं, जबकि वह उनको बाएं और दाएं हाथ से लिखता हुआ कई बार देख चुके थे। जब वह रघुवर प्रसाद को बाएं हाथ से लिखता हुआ देखते तो उसे ही सत्य समझते कि रघुवर प्रसाद डेरी हाथ है। जब दाहिने हाथ से लिखना देखते रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे, तो उनको यही हमेशा का सत्य लगा। पहले का सत्य वह भूल जाते थे। दरअसल रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे। ठीक है, मतलब भूल जाते, मतलब मेरे बहुत ज्यादा कि मैंने कोई चीज कंक्लूजन करी पर मैं भूल गया फिर, तो ये चीज उनको पता ही नहीं चला है। दूसरे दिन ऑटो के इंतजार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए देखा। हाथी देखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही है। हाथी पर बैठे युवा साधु ने रघुवर प्रसाद को कल उसने बातचीत हो चुकी थी के परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है
की भी दृष्टि होती। ओह, रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी पर सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया, इस तरह चल रही थी। चलन बंद हो गया। एक सिक्का जिसका चलन बंद था पर है, मतलब कि जिसका उम्र चली गई, मतलब एक एरा चला गया, बट तब भी वो चल रहा था। एक कॉइन है, कॉइन बैन हो गया, मतलब हम लोग को 1 रुपए का सिक्का बंद हो गया, बट तब भी चल हमें है, मतलब दिख रहा है वो। वे चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपए देने पड़ते हैं और हाथी के आधे देने पड़े, हाथी के अधिक देने पड़ेंगे। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। पहले रोज महाराजे बैठते थे, इस समय बैठे तो हास्यास्पद होगा। जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदने बाजार आया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकनी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता छोड़ा किया। तब भी हाथी के लिए घूमकर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर में भूतपूर्व राजा ने एक सब्जी वाली को पाल झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपए की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाली झोले को हाथी की सूंड को पकड़ा देगी। हाथी सूंड पलटाकर झोला महावत को दे देगा। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेगा, फिर एक पोटली में पैसे लपेटकर महावत को देगा। महावत हाथी को देगा, हाथी सब्जी वाली को देगा। इस लेन देन के बीच में बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी। घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक है, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो भी ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरत और बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए बैठा था। विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान से थोड़ी जगह लेते और टेम्पो में देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वह टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चलती तब उनको लगता कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियों औरतें के बीच बैठे हुए आगे उनको कुछ विद्यार्थी देखेगा तो अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी। औरतें के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे, ऐसा विद्यार्थी नहीं सोचेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था। तब भी हाथी इतनी धीरे चल रहा था कि उनको टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाले बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था, जो रघुवर प्रसाद को गड़ रहा था। ठंड को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे, पर बीते दिन की आदत की तरह कंबल कंधे पर रखा हुआ था। देखो, अब मैं जल्दी पढ़ूँ ना, कंसिस्टेंसी की तरह आराम से पढ़ेंगे। शाहरुख खान मेरा विभाग अध्यक्ष से रघुवर प्रसाद ने बात की। महाविद्यालय आने में कठिनाई होती है सर। टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती। देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद लेते सर, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। साइकिल से आया करो। साइकिल से आने का मन नहीं करता। पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ती रहती है। चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी? 8 साल हो गया। आते जाते उसको हाथी मिलता है? हाँ, कुछ दिनों से तो रोज मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता है? हाथी सुनकर हटता है यह पता नहीं, महावत सुनकर हटा देता है। हाथी तो समझदार होता है, उसको अपने मन से हट जाना चाहिए।
सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा। हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाजू से स्कूटर निकालने में आपको डर नहीं लगता? मैं होता तो मुझको डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फर्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। यह भी हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले। हाँ, और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ। हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकालता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुँच की सीमा पर ना रहूँ। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति बढ़ा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ ना ले। हंसते हुए विभाग अध्यक्ष ने कहा, अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है? स्कूटर से जाते हुए यह कैसे पता चलेगा? यहाँ तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पर तब पता चलेगा। फिर भी आप क्या सोचते हैं, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा? मुझे भी यही लगता है। और साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। यदि हाथी पैदल चले तो? हाथी पैदल चले क्या मतलब? यदि ना चले तो घोड़े पर चलेगा। नहीं सर, मैं कह रहा था हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे ना निकल पाए। अच्छा, पैदल कह रहे हो, दौड़ना? अच्छा तुम, वाओ। हाँ, आखिर हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखे हो? तेज दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज नहीं दौड़ती जितने तेज दौड़ते हुए दिखती है। भारी भरकम होने के कारण उसका तेज दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पिछड़ जाएगा। हाथी दौड़ में भैंस से पिछड़ जाएगा, हो सकता है, पर साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी, पर कुत्ता तक तो हाथी से आगे निकल जाता है। मालूम नहीं हो क्या, राजा महाराज हाथी पर बैठते थे, ऊंचाई पर रहने और बैठने के कारण। और कोई ऊंची सवारी तो नहीं थी। ऊंट भी ऊंचा होता है, हाथी से क्या पता। जहाँ जो चीज होती है उसी का उपयोग होता है। धान होती है इसलिए भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूं भी बोते हैं, बहुत पैदा करते हैं, पर हाथी और ऊंट यहाँ पैदा नहीं होते। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने ही स्कूटर में चलने के लिए कहा था। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर? रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ, बैठ जाओ। बैठ जाऊं? हाँ, बैठ जाओ। आई एम बैक। कुछ न भाई, ये ना जो ओवर थिंकिंग वाली जो टॉकिंग होती है ना, ये चल रही है भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा स्कूल का टीचर ये सवाल करते क्यों पूछा भाई? मैथ का टीचर ये क्या बातें पूछ रहे हो भाई तुम लोग? ये कौन सी स्टोरी है भाई? क्या बातें हो रही है इसमें? चलो कोई नहीं, फिर भी देखते क्या बात है, कुछ फालतू बात नहीं, अच्छी बात मिल जाए। बैठ जाऊं? हाँ, बैठ जाओ। स्कूटर चालू किए खड़ा हूं। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता हूं तो तुम कल अपने लिए एक हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है, यह पेट्रोल से चलने वाला हाथी है। रघु प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वह विभाग अध्यक्ष से कहना चाहते थे, सर हाथी पर नहीं कहा। सर हाथी पर नहीं कहा। विभाग अध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहां वे ऑटो के लिए खड़े रहते थे।
विभाग अध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी दुनिया के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसा धीमे चल रहा था। दुनिया के साथ हाथी हो ना हो, पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी थी। दुनिया के साथ हाथी हो ना हो, लेकिन हाथी के साथ दुनिया अभी भी थी। इसका कितना मतलब है कि यार दुनिया उससे आगे नहीं गुल चुकी है, पर हाथी अपना मस्त है। और हाथी अपना मस्त है तब भी दुनिया उसे नहीं भूली, वो उसे तब भी यूज करती है। हाथी की दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। धीरे धीरे उसकी हाथी की जिंदगी में जा रहे थे वो। मार्च का शुरू का दिन था। तब भी अचानक पानी ऐसा गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बोर झर गए थे। बोर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभाग अध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा। ऑटो के लिए बिगड़ते भीगते खड़ा रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छाता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छत्ता लेकर बैठने से छत्ता उलटकर टूट जाता। दूसरे का छत्ता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छाता लगाकर बैठा जा सकता था। जालदार छत हौदे से कंधा से बंधा हुआ इसलिए होता हो कि धूप बरसात से बचते हो। सर एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभाग अध्यक्ष काम कर रहे थे, पर हाथी के बारे में नहीं। विभाग ने कहा, काम कर रहे थे पर हाथी के बारे में नहीं। विभाग अध्यक्ष ने कहा, जी हाँ। रघुवर प्रसाद ने कहा। वह चुप हो गया। गणित विभाग में दो शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविश्वविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल के कुल 38 विद्यार्थी थे। 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर हाथी के बारे में तो कुछ नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में पूछिए। विभाग अध्यक्ष ने सोचा हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। पूछिए। विभाग अध्यक्ष ने सोचा हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर कॉलेज हाउस में भालू को रख सकते हैं। विभाग अध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद को काले जानवरों से अधिक लगाव है, जैसे हाथी, भालू, भैंस इत्यादि। जो रेसिज्म चल रहा है ना बेटे यहाँ पे, बहुत तगड़ा। आवारा गाय गोरू को काजी हाउस में रखते थे। भालू जंगल में रहता है। जंगल में भालू आवारा भालू नहीं होगा। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं, खड़ी फसल चरने लगे, नुकसान करे तो उसको काजी हाउस में बंद कर सकते हैं। जिसकी गाय होती है वह दंड देकर छुड़ा ले जाता है। जंगल से निकलकर भालू खेत में आ जाए तो भालू आवारा नहीं हो जाएगा। क्या बातें हो रही है भाई, ये क्या बातें हो रही है? खेत में आएगा तो भी आवारा नहीं होगा। गांव में आ जाएगा तो भालू कहीं भी आ जाएगा, जंगली रहेगा। आदमी लोगों को भालू नुकसान पहुंचाए और पकड़ में आ जाए तो काजी हाउस में दे सकते हैं। अरे काजी हाउस में भालू को खिलाएंगे क्या? उसको डंडे देकर
दंड देकर कौन छुड़ाएगा? भालू को जंगल विभाग को दे सकते हैं कि वापस जंगल में छोड़ दो या चिड़ियाघर में। जंगल विभाग भालू को दूर घने जंगल में छोड़ सकता है। सर, कॉलेज हाउस में गाय बैल को लेने कोई ना आए तो क्या रहे करेंगे? नीलामी कर देंगे। भालू की नीलामी करे तो सर्कस वाले भालू नचाने वाले खरीद सकते हैं। भालू को नचाने वाले कितने के मिलेंगे? 8-10 तो इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, कल किसी एक को तो ढूंढ कर लाना। मुझको लगता है गिने चुने 2-4 लोग घूम घूम कर भालू नचाते फिरते हैं। 2-4 भी नहीं, एक होगा, वही एक सारी दुनिया में घूमता है। क्या बात है। अपनी बस्ती में भालू नचाने वाला एक भी आदमी नहीं है। अगर होगा तो वह भालू के साथ रहता होगा। भालू पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर की नीलामी करेंगे, जंगली जानवर को जंगल भेज देंगे। समझे? समझ गया। पर सर, गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी, वह भी जंगली जानवर होगी। मनुष्य जंगली था, भालू भी धीरे धीरे पालतू हो जाता। बेटा, नशा समझते हो? ये पूरा नशा का रखा है इन लोगों ने, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भालू पालतू जानवर नहीं है। सर, हाथी पालतू जानवर हो गया है, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम छत्ता लाए हो? विभाग अध्यक्ष ने पूछा। छत्ता किसी से मांग लूंगा, पैदल जाऊंगा। चपरासी से छत्ता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते जाऊंगा। मैं पैदल जाऊंगा। मन हुआ तो छत लिए तेज चलूंगा, छत्ता लेकर दौड़ूंगा। पैदल दौड़ना? जी सर। पिताजी कहते हैं जब पानी गिरता है तो चारों को चोरी करने में आसानी होती है। जब पानी गिरता है तो चोरों को चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक शेर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएंगे तो वह भौंकेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर में भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल में आए थे वह सब पानी रुकने का इंतजार किए बिना साइकिल से चले गए। विभाग अध्यक्ष ने जाते समय रघुवर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर, मुझे छत्ता मिल गया है, पैदल जा रहा हूँ। रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिले तो छत्ता लगाकर हाथी पर मत बैठना। गुरबस, क्यों सर? एक हाथी से तो छत्ता पकड़ोगे, एक हाथ से तो छत्ता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर की हवा तेज हो, छत्ता उलट जाए। छत्ता संभालने में खुद मत गिरना, छत्ते को गिर जाने देना। छत्ता मेरा नहीं है, किसी का भी छत्ता हो। झल्लाकर विभाग अध्यक्ष ने कहा। जी हाँ। रघुवर प्रसाद पैदल निकल पड़े थे। पानी कम हुआ था, फिर भी तेज था। शहर की ओर से गांव की सवारी से लदा टेम्पो आकर चला गया। ये टेम्पो लौटेगा तब शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नवा गांव तक जाता था। जोरा गांव से लगा विश्वविद्यालय था। इस गांव में जोरा गांव विश्वविद्यालय के दान दे भी गई थी। एक गांव में दाऊ की लंबी चौड़ी धैरी थी जो महाविद्यालय को दान दे दी गई थी। महाविद्यालय की दालान की दीवारों में बड़े बड़े आले बने थे। कमरे की भी दीवारों में आले थे। दलान में छानी को सहारा देने लाइन
से पत्थर पर ढलान में छानी को सहारा देने लाइन से पत्थर पर लकड़ी के लंबे थे। लकड़ी के खंभे, बिजली, दरवाजे और खिड़की के पल्ले असली के तेल से चिपड़े, काले और चमकदार थे। जमाने से इनको अलसी का तेल लगाकर चमकाया जाता था। तेल के कारण इनमें धूल की परत जमती थी। यह परत इतनी कड़ी हो जाती थी कि लकड़ी का हिस्सा लगती थी। धूल की जमी गाइस 5 मिनट ब्रेक। कितनी देर हो गई? 50 मिनट हुए अभी। 10 मिनट का ब्रेक लिखते भाई, बहुत ज़्यादा।